हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्युइन क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियोस जो 9th क्लास के एनसीईआरटी के वीडियो चल रहे थे उसमें मैं आपको कोशिकांग के बारे में बता रहा था। मतलब कि कोशिका संरचना हमारा चैप्टर चल रहा था। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया सर कि ये तो सिलेबस में ही नहीं है, कोशिका वाला जो पार्ट है। मैं उनको बता देता हूँ सभी बच्चों को कि जो कोशिका वाला पार्ट है वो इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको जो टिश्यू वाला जो पार्ट है वो समझ में आ सके। जो आरबीएससी बोर्ड की जो बुक्स थी उनमें भी जो चैप्टर है वो कोशिका संरचना ही है और टिश्यू भी है। इसमें टिश्यू चैप्टर का नाम है बट कोशिका को समझना बहुत जरूरी है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के कोशिकांग। कोशिका के कोशिकांग में मैंने आपको बता दिए हैं कि कोशिका के कौन कौन से प्रमुख कोशिकांग होते हैं और उनमें से मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया था। आज वापस से मैं आपको उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ और आगे हम पढ़ते हैं जो भी कोशिकांग बचे हुए हैं उनके बारे में। तो आइए देखिए, कोशिका के कोशिकांग की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बता दिया था कि इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो स्टोर हो जाती है और इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। द पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये मैंने आपको अच्छे से इसका डायग्राम बना के कैसी इसकी आकृति होती है, कैसे क्या होता है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखिए कीजिए क्योंकि पूरा जब तक नहीं देखोगे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो है नहीं कि आप एक मिनट का वीडियो देख लो और आपको 20 मिनट का समझ में आ जाए। ये तो पढ़ाई वाला वीडियो, गाना तो है नहीं है भाई 1 मिनट आपने सुन लिया और ठीक है बंद कर दिया, पसंद नहीं आया तो। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आप रेगुलर पढ़ रहे हो तो आपको पूरा वीडियो देखना है। और एक बात बता देता हूं आपको कि जो लास्ट वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूं। तो आपको एक कंटिन्यूटी रखनी है क्योंकि कनेक्टिविटी आप नहीं रखोगे तो आप देख नहीं पाओगे, कंटिन्यूअसली देख नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं लवक के बारे में। लवक जो एक कोशिकांग है इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी संरचना क्या होती है, होता क्या है लवक। तो अगर हम बात करें लवक की तो लवक एक वर्णक होता है। क्या होता है? एक वर्णक होता है। वर्णक मतलब होता है जो रंग प्रदान करे। क्या प्रदान करे? रंग प्रदान करे, पिगमेंट प्रदान करे। रंग प्रदान करने वाला जो कारक होता है, प्रदान करने वाला जो कारक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्णक। क्या कहते हैं? उसे वर्णक कहते हैं। रंग प्रदान करने वाला कारक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वर्णक कहलाता है, लवक कहलाता है। लवक की बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के लवक होते हैं। एक आपका होता है वर्णी लवक, जिसके अंदर वर्णक पाया जाता है उसे वर्णी लवक कहते हैं। दूसरा आपका होता है अवर्णी लवक, जिसके अंदर वर्णक नहीं पाया जाता है उसे हम अवर्णी लवक कहते हैं। और जिसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, मतलब हरा रंग पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? हरित लवक कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हरित लवक कहेंगे। तो 3 प्रकार के वर्णक हो गए आपके। कौन कौन से हो गए? पहला आपका हो गया वर्णी लवक, दूसरा आपका हो गया है अवर्णी लवक और तीसरा आपका हो गया है हरित लवक। तो भाई वर्णी लवक हो गया है, अवर्णी लवक हो गया है और हरित लवक हो गया है। 3 लवक के प्रकार होते हैं। लवक का मतलब होता है वर्णक, पिगमेंट, जो रंग प्रदान करता है। मैं आपको एक बताता हूँ। बेसिकली जैसे ये मैंने एक पत्ती ली, ये एक पेड़ की पत्ती है, लीफ इसको बोल सकते हैं आप। ये लीफ ले ली मैंने। ये लीफ में कौन से रंग की है? ग्रीन रंग की है, हरे रंग की। किस रंग की है? हरे रंग की है। ये हरे रंग की पत्ती है क्योंकि इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। इसके अंदर क्लोरोफिल मतलब क्या होगा? क्लोरोफिल किसको बोलते हैं हम? क्लोरोफिल हम बोलते हैं हरित लवक को। किसको बोलते हैं? हरित लवक को। तो इसके अंदर क्या होगा? हरित लवक होगा, इसलिए पूरा हरा वर्णक होगा इसके अंदर। अब ये जो पत्ती है ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, मतलब सनलाइट की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करेगी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की उपस्थिति में क्या होंगे? ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करेंगे। किसका संश्लेषण करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा। इधर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होगा। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो भाई कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो जाएगा। जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो सभी अणुओं में टूटता है, वैसे ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाएंगे और किसका संश्लेषण करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करेंगे। तो इसलिए इनमें हरा वर्णक प्रेजेंट होता है और इस प्रकार से प्रोसेस होती है। तो ये काम आता है हरित लवक। क्या काम आता है? हरित लवक। अब भाई वर्णक की संरचना क्या होगी? तो संरचना मैं बनाऊंगा, उससे पहले आप जितने भी ये टॉपिक मैंने लिखे इनको फटाफट से कॉपी या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए क्योंकि साइंस में नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी शब्द लिख रहे हो कॉपी में तो आपको वो याद भी होगा और आपके वो ध्यान में भी रहेगा कि सर ने हमको ये
टॉपिक बताया था, ये पॉइंट बताया था, इसको हमने नोट किया है। जब तक आप जितना पेन चलाओगे उतना आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। तो हम बात कर रहे थे लवक की। लवक मतलब प्लास्टिड, 3 प्रकार का मैंने बता दिया था, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। हरित लवक की बात मैंने बता दी थी। अब इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना देखें तो ये मान लीजिए एक ऐसे इस प्रकार की संरचना है, ऐसे गोलाकार ये संरचना हो गई है। डबल लेयर होती है इसमें। कितनी लेयर होती है? डबल लेयर होती है, 2 झिल्ली होती है इसमें। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। क्या कह सकते हैं इसको कि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त क्या है? ये कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त क्या होता है? कोशिकांग होता है। ये वाली जो झिल्ली है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको तो हम बोल देंगे आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। इसको हम बोल देंगे आंतरिक झिल्ली। क्या बोल देंगे? आंतरिक झिल्ली। और जो ये बाहर की तरफ है इसको बाह्य झिल्ली, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन बोल देंगे। बाह्य झिल्ली क्या बोल देंगे? बाह्य झिल्ली। जो बाहर की तरफ है उसको बाह्य झिल्ली बोल देंगे और जो अंदर की तरफ है उसे आंतरिक झिल्ली बोल देंगे। फिर इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर सिक्के नुमा संरचना होती है। ऐसे चिकटे बने रहते हैं, ऐसे सिक्के नुमा संरचना बनी रहती है। ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखे रहते हैं। ये ऐसी संरचनाएं बनी रहती है। किसके अंदर? लवक के अंदर। किसके अंदर? लवक के अंदर ऐसी संरचनाएं बनी रहती हैं। क्लोरोफिल के अंदर ऐसी संरचनाएं बनी रहती हैं और ये एक दूसरे से मिली हुई भी रहती हैं। मैं इसको कलर्ड बना रहा हूँ क्योंकि आप आसानी से इसको समझ सकें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। ऐसा ही जॉइंटेड रहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। अब भाई ये जो एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखा हुआ है, ऐसी संरचना बनी हुई है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे थाइलेकोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइलेकोइड। क्या कहते हैं इसके? थाइलेकोइड कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? थाइलेकोइड कहा जाता है। और भाई ये जो स्पेस बचा हुआ है आंतरिक झिल्ली के आसपास, जो खाली स्थान है ना, इसको हम क्या कहेंगे? पीठिका। क्या कहेंगे इसे? पीठिका कहेंगे, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरमा। क्या बोलते हैं इसको? स्टोरमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोरमा कहा जाता है। और ये जो चकते बने हुए हैं सिक्के के, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसको हम कह सकते हैं ग्रेनम। क्या कह सकते हैं इसको? ग्रेनम कह सकते हैं। और एक 2 ग्रेनम मिलके क्या बनाते हैं? इंटरग्रेनम। क्या बनाते हैं? इंटरग्रेनम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंटरग्रेनम। तो ये भाई आपकी संरचना हो गई है। तो इस प्रकार का डायग्राम होगा लवक की, जो कोशिका का कोशिकांग है लवक। लवक का किस प्रकार से डायग्राम होगा ये आपको मैंने बना दिया है सामने कि डबल लेयर की संरचना होगी। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होगा। एक झिल्ली होगी उसे आंतरिक झिल्ली बोलेंगे, एक को बाह्य झिल्ली बोलेंगे। सिक्के नुमा संरचना पाई जाएगी, एक के ऊपर एक सिक्के रखे होंगे, इसे ग्रेनम कहेंगे। और इन संरचनाओं को मिलकर बोलेंगे थाइलेकोइड। और अगर 2 संरचना मिल जाती है ऐसे तो इनको क्या बोलेंगे? इंटरग्रेनम। क्या बोलेंगे इनको? इंटरग्रेनम बोलेंगे। और अगर आंतरिक झिल्ली के पास जो खाली स्थान है उसे हम क्या कहेंगे? पीठिका। क्या कहेंगे उसे? पीठिका कहेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। तो इसी प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, इसी प्रकार से आपको संरचना में लिखना है। तो मैं वापस से रिपीट करा रहा हूं कि लवक में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। तो भाई लवक के अंदर मैंने आपको पढ़ाया है कि ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग होता है। इसके अंदर बात करें तो पीठिका होती है, इसे स्टोरमा कहते हैं, जो आंतरिक झिल्ली के पास होती है। और क्या क्या बताया मैंने? थाइलेकोइड होता है। और क्या बताया मैंने? इंटरग्रेनम होता है। तो इन संरचनाओं से मिलकर क्या बनता है? लवक बनता है। तो लवक के लिए इतना ही। अब हम आगे चलते हैं। तो अगला जो कोशिकांग है हमारा वो है लाइसोसोम। कौन सा है? लाइसोसोम जो कोशिकांग है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लाइसोसोम को आपको आई थिंक आपको पता हो, यू नो डेट, आप जानते हो इसके बारे में। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे आत्मघाती थैली, क्योंकि एक थैलीनुमा कोशिकांग होता है। थैलीनुमा कोशिकांग होता है। थैलीनुमा कोशिकांग होता है। और इस थैलीनुमा कोशिकांग के अंदर क्या पाया जाता है? कणीय द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कणीय द्रव। इस कणीय द्रव में क्या क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कणीय द्रव में क्या क्या पाया जाता है। तो इस कणीय द्रव में देखो एंजाइम्स होंगे। क्या होंगे? एंजाइम्स होंगे। अपघटनीय पदार्थ होंगे। अपघटनीय पदार्थ होंगे। वसा का अपघटन कर सकते हैं ये, फोस्फोलिपिड का अपघटन कर सकते हैं ये। तो ये क्या होंगे? अपघटनीय। इस प्रकार से इसको अपघटन कर देंगे। अब ये जो थैलीनुमा संरचना है इसके अंदर कणीय द्रव भरा रहेगा। और कणीय द्रव में कौन कौन सी चीज होंगी? एंजाइम्स होंगे, अपघटनीय पदार्थ होंगे, वसा, फोस्फोलिपिड, ये सब होंगे। अब मैं आगे बता देता हूं आपको कि इसमें जो मृत कोशिकाएं होती हैं किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम के अंदर जो मृत कोशिकाएं होती हैं या जितनी भी कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं, उन सेल्स को क्या कर जाता है? ये लाइसोसोम इनको क्या कर जाता है? डाइजेस्ट कर जाता है, पाचन कर जाता है।
मतलब इन मृत कोशिकाओं को भी खा जाता है। इस थैली को क्या, ये थैली क्या होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, क्या होती है, एक जगह फट जाती है, क्या हो जाती है, फट जाती है। ये थैली फट जाती है तो जितने भी एंजाइम्स हैं या जितने भी अपघटक पदार्थ हैं उनको ये क्या करेगा, लाइसोसोम खुद की सेल्स को क्या होता है, खा जाता है। अब जब इंसान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है तो एक तरह से सुसाइड कर रहा है, तो जब ये खुद की सेल्स को खा जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, सुसाइड। क्या कहेंगे, सुसाइड। सुसाइड बैग्स कहते हैं इसको, थैलीनुमा संरचना होती है इसलिए बैग कह सकते हैं। हिंदी में बोले तो इसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। क्या कहा जाता है इसे, आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आत्मघाती थैली किस कोशिकाओं को कहा जाता है, तो आप क्या आंसर दोगे कि भाई लाइसोसोम को कहा जाता है। वापस से बता देता हूं लाइसोसोम के बारे में। थैलीनुमा संरचना होती है, कणीय द्रव भरा रहता है इसमें, और एंजाइम्स होते हैं, अपघटनीय पदार्थ होते हैं, वसा फोस्फोलिपिड होती है, मृत कोशिकाएं होती हैं। मृत कोशिकाएं कोई ये लाइसोसोम ही खा जाते हैं, इसलिए इनको आत्मघाती थैली कहा जाता है। फटाफट से कॉपी कर लो, आई होप आपको समझ में आया यहां तक। आगे हम देखते हैं। अब देखो ये आपको एक बात बता देता हूं मैं, अगर हमें मीलों दूरी तय करनी है, अगर हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है मीलों में, तो अगर हमें मीलों दूरी तय करनी है तो हमें एक कदम से शुरुआत करनी पड़ेगी। किससे शुरुआत करनी पड़ेगी, एक कदम से। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो बिना कदम उठाए या एक कदम चले मीलों दूरी तय कर ले। हाँ, मीलों दूरी तय करने के लिए हमें एक कदम चलना पड़ेगा। तो भाई एक कदम चलो तो मीलों दूरी अपने आप तय हो जाएगी। आप यहां से शुरुआत करो। आप अगर शुरुआत करोगे पढ़ने की, जरूर आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाओगे और हम भी करा पाएंगे। तो अब लाइसोसोम हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कोशिकांग। और कौन सा कोशिकांग हम देखेंगे, हम कोशिकांग देखेंगे नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम से पहले मैं आपको बताने वाला हूं अंतर्द्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका, इसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मान लीजिए ये आपकी कोशिका है और ये आपका केंद्रक है। ये पूरी कोशिका है, ये केंद्रक है और ये कोशिका कला है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कोशिका कला कह सकते हैं। ये कोशिका कला है। क्या है, कोशिका कला। कोशिका कला है और ये क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक और कोशिका कला के बीच में सूक्ष्म नलिकाएं नुमा संरचना पाई जाती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं नुमा संरचना पाई जाती हैं और इन नलिकाएं नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, इन सूक्ष्म नलिका नुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका कहते हैं। सूक्ष्म नलिका नुमा संरचना को अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अंतर्द्रव्यी जालिका। अब काम क्या करती है, क्या संरचना होती है, तो मैंने बताया केंद्रक और कोशिका कला के मध्य में जो सूक्ष्म नलिकाएं संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम अंतर्द्रव्यी जालिकाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है वो होती है आपकी खुरदरी और एक होती है चिकनी। एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है। अब भाई खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इसके ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं इसके ऊपर, राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं और किसका संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की बात करें तो इस पे राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट रहते हैं राइबोसोम। और ये वसा और फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण करते हैं। वसा और फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण करते हैं। तो ये होती है आपकी अंतर्द्रव्यी जालिका। दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका जिसमें राइबोसोम पाए जाते हैं इसलिए खुरदरी होती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका की बात करें तो इसमें कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं इसलिए चिकनी होती है, फ्लैट होती है। वसा फॉस्फोलिपिड का क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो यहां पर फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग। अभी तक हमने कितने पढ़ लिए, 3 कोशिकांग पढ़ लिए हमने। कितने कोशिकांग पढ़ लिए, 3 कोशिकांग पढ़ लिए। तीनों आपको समझ में आए होंगे। मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आज तो कोई जल्दीबाजी नहीं मचा रहा हूं, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। चौथा जो कोशिकांग है वो है राइबोसोम। अब राइबोसोम तो आपको समझ में आ ही जाएगा क्योंकि अंतर्द्रव्यी जालिका समझ में आ गई है तो राइबोसोम भी समझ में आ जाएगा। राइबोसोम
कणी के रूप में संरचना होती है, जो किसके ऊपर पाई जाती है? खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। मैंने अभी बताया कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका जो होती है, जालिका होती है, उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? कणीय राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। क्या पाए जाएंगे? कणीय राइबोसोम पाए जाएंगे। और ये राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। किसका संश्लेषण करेंगे? प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे। प्रोटीन का संश्लेषण करेंगे राइबोसोम। और अगर मैं आगे बताऊं तो मैं आपको बताऊंगा कि राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक 70S प्रकार का होता है और एक होता है 80S प्रकार का। 70S प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, 80S प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया? राइबोसोम के बारे में। फटाफट से इसको भी कॉपी कर लीजिए कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका भी जो कणीय रूप में पाए जाते हैं उन्हें राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। 70S और 80S प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट जो कोशिकांग है वो आपका है, बाकी बचे हुए जो कोशिकांग है, एक तो आपका गोल्जी का बॉडी बच गया है, एक आपका बच गया है शायद तारकाय। तारकाय क्या होता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। एक हो गया आपका रिक्तिकाय, जो रिक्तिकाय पादप कोशिकाओं में बड़े होते हैं, जंतु कोशिकाओं में छोटे होते हैं। एक आपका केंद्रक। तो बचे हुए 3-4 जो कोशिकांग है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आई होप आज मैंने जो भी कोशिकांग पढ़ाए हैं आपको वो समझ में आए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।